हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, यह क्लास 9th का पहला चैप्टर है और ये आपके एसएससी रेल और जो बच्चे 9th में होंगे उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट होगा। यह आपको बेसिक्स बहुत हद तक कवर कर देगा। रेलवे में खास करके एएलपी टेक्नीशियन के लिए यह बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर ये जैसे कि यह 9th और 10th का बुक आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद लूसेंट का बुक है वो अगर कवर कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट साइंस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा सभी एग्ज़ाम के लिए। ये आपको अभी तक जो एएलपी या टेक्नीशियन हो गया या अभी तक जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पहले वाली बात नहीं रही कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट पहले जो रट के जाते थे, लूसेंट से रट लिए, एसपीटी से रट लिए और आप पास कर जाते थे, वो क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। खैर चलिए, अब बिना समय गवाए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशुएं, यहाँ तक कि पानी का एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान और ये कुछ आयतन अवश्य घेरती है। देखिए, इसमें बताया क्या जा रहा है कि सबसे पहले बताया गया है कि पदार्थ क्या होता है। तो इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी हुई है वह सभी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है। पदार्थ क्या है, एक गुण है कि उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ आयतन होगा। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि द्रव्यमान वो होगा जिसमें आयतन और पदार्थ वो होगा जिसमें आयतन और द्रव्यमान दोनों विद्यमान होंगे। देखिए, फिर कहता है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। और उनके अनुसार पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। देखिए, इसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में जो हमारे उस समय के वैज्ञानिक, प्राचीन काल के दार्शनिक या कह सकते हैं कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांटा। पहला वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल हो गया। और ये सभी तत्व को उन्होंने पंचतत्व का नाम दिया। आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। खैर चलिए, उनके अनुसार इन सभी और उनके अनुसार जो है ये सभी जो निर्जीव या सजीव वस्तुएं बनी हुई है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन उसी समय के जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने भी इसी तरह से पदार्थ को बांटने का प्रयास किया है। फिर आते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक इसे कैसे बांटते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आधुनिक वैज्ञानिक है इसको रासायनिक और भौतिक के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। अब इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके अगले पार्ट में आपको रासायनिक पहलुओं पर बताया जाएगा। ठीक है। नीचे कुछ दिया हुआ है जैसे कि यह मात्रक वगैरह दिया हुआ है, तो आप देख लेंगे इसको। जैसे यहाँ कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक तो हम लोग जानते हैं घन मीटर क्यूब होता है, उसके घन मीटर होता है। आयतन मापने का साधन क्या होता है, लीटर जानते हैं। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 100 ml होता है और 100 ml होता है या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, अब कहता है कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए, बहुत समय तक पदार्थों प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। बहुत समय पहले तक 2 विचारधारा प्रचलित थी। एक का मानना था कि नहीं भैया, पदार्थ जो है वो आपका लकड़ी की तरह सतत है,
मतलब सटा सटा हुआ है। लेकिन दूसरे विचारधारा का मानना था कि नहीं, ये लकड़ी की तरह सतत नहीं बल्कि यह रेत के एक कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नीचे कुछ यहाँ बताया गया है, जैसे बताया गया है कि एक क्रियाकलाप में बताया गया है कि 100 ml का बीकर लीजिए, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल का स्तर पर निशान लगा दीजिए। दिए गए नमक शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लीजिए। जल का स्तर में आए बदलावों पर ध्यान दीजिए। इसके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ, देखिए अब यहाँ जो बताया गया है कि इस जो हमें क्रियाकलाप बताया गया है, अगर इस पर हम विश्वास करते हैं तो हमको यह स्वीकारना होगा या हमको यह मानना होगा कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं आगे। फिर कहता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया है। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक गिलास पानी ले लिए, ठीक है, उसमें डिटॉल डाल दिए। डिटॉल डाल दिए तो उसमें आपका उसमें मिल जाता है और आपको डिटॉल का गंध भी आपको आते रहता है। फिर मान लीजिए कि आधा गिलास से पानी निकाल दीजिए, फिर उस पर शुद्ध पानी लेकर मतलब जिसमें डिटॉल नहीं मिला हुआ है वो मिला दीजिए। अब वो मिला दीजिएगा, फिर भी आपको थोड़ा बहुत गंध आते रहेगा। तो इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कणों के माने पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त मात्रा में जो स्थान खाली होते हैं और उसमें जगह होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए फिर इसमें क्रियाकलाप में समझाने की कोशिश किया गया है कि अपनी कक्षा के किसी कोने में, अच्छा ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अपनी कक्षा ले लीजिए या किसी अन्य स्थान, पूजा स्थल ले लीजिए या कक्षा भी ले लीजिए, वहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी सुगंध आप वहाँ तक नहीं भी होते हैं फिर भी आपको सुगंध महसूस होता है। तो इस क्रियाकलाप से यही तो हमें पता चलता है कि भैया मतलब आपको क्या होगा कि कणों के बीच पर्याप्त मात्रा, हमने पीछे पढ़ा, तो वह हवा के कणों में मिलकर हमारे नाकों तक पहुंच जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं। फिर दूसरा आता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया ठोस ले लिया, तो ठोस के कण क्या होता है कि बहुत पास होते हैं, उनके बीच पर्याप्त जो कण होते हैं बिल्कुल पास होते हैं। और उससे कम पास आपको द्रव का होगा और सबसे कम आपको गैस के बीच होगा। अब मान लीजिए ठोस अगर हम लिए तो उनके कणों के बीच, दोनों कणों के बीच मान लीजिए कि दो कण होगा, तो दोनों कणों के बीच कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई बल काम करता होगा जो उसको बांध कर रखा होगा। तो यही बल क्या कहलाता है, यही अंतर्वान्विक बल कहलाता है। और इसी तरह से एक कण दूसरे कणों से परस्पर आकर्षित होते रहते हैं। चलिए उसके बाद फिर अगला है, आपको हमने बता ही दिया, ये पदार्थ की अवस्थाएं। हमारे आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। हमने बताया पीछे कि उनके ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। अब यहाँ ठोस की बात कही गई है। ठीक है, अब देखिए ठोस में ऊपर क्रियाकलाप कुछ बताया गया है, छोड़िए वो हटाइए उसको। देखिए उपयुक्त सभी उदाहरण ठोस के हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है। ऐसे समझिए आप ठोस क्या होता है। तो ठोस में क्या होता है कि जिसका आकार, आयतन निश्चित होंगे, उसमें संपीड्यता माने उसको दबाइएगा तो उसके जो दबने का जो गुण होगा वह बहुत कम होगा। अगर उसको कस के दबाने यानी जोर से दबाने की कोशिश कीजिएगा तो वह टूट जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं वो दृढ़ भी होते हैं। अब यहाँ कुछ बताया गया है कि इस पर विचार करने के बारे में कुछ बताया गया है। कहा गया है कि रबर बैंड को क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, या क्या ये ठोस है
विभिन्न आकार के बर्तनों में रखे चीनी और नमक इन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? क्या स्पंज क्या है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इनके संपीड़न संभव क्यों है? अब नीचे बताया गया है कि ये सब देखिए, ये सभी ठोस है, क्योंकि देखिए आप रबर लीजिएगा तो रबर को अगर बल लगाइएगा तो कुछ समय तक अपने आकार में परिवर्तित होगा, उसका आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन जैसे ही आप बल लगाना छोड़ेंगे फिर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। उसी प्रकार बर्तन में लीजिए तो अब चीनी का टुकड़े का आकार थोड़ी बदलता है, चीनी का जो एक कण हुआ, जो टुकड़ा कटा होता है वो थोड़ी बदलता है, उसका जो बर्तन में रखे वह वहाँ पर वह हो जाता है, उसका आकार तो बदलता नहीं है, तो इसलिए ये ठोस हो गया। स्पंज की ले लीजिए तो इसमें क्या, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसमें वायु भरा होता है, तो जैसे ही इसको दबाते हैं तो वायु निकलता है, और फिर जैसे ही छोड़ देते हैं तो वायु का समावेश हो जाता है, वायु उसमें घुस जाता है, मतलब उसमें चला जाता है। तो ये सभी आपको ठोस के उदाहरण हैं। फिर आता है द्रव। द्रव का आकार नहीं, देखिए अब द्रव क्या होता है, देखिए इसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए आप पानी ही ले लीजिए, तो पानी में क्या होता है, आपको आप देखेंगे उसका आकार निश्चित होता है क्या? कुछ पता नहीं चलेगा कि आकार निश्चित होता है कि नहीं होता है। उसके बाद हाँ, लेकिन जिस चीज़ में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेता है। यानी कि मान लीजिए कि 1 लीटर का एक जग ले लीजिए, उसमें रखेंगे तो वह जग का आकार ले लेगा, और 1 लीटर मतलब उसका आयतन समान होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, ये जो है ये आपको तरल अवस्था में आपको मिलेंगे। तरल माने तरल मतलब जो बहने वाली चीज़ें होती हैं वो आपको तरल अवस्था में मिलेंगे। फिर नीचे है विसरण के बारे में। अच्छा, पहले विसरण समझ लीजिए, विसरण होता क्या है। देखिए दो द्रवों का ठोसों का या दो पदार्थ, ऐसे समझिए कि दो चीज़ों का स्वतः आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है, आपको विसरण कहलाता है। अगर वह पानी के माध्यम से होता है तो प्रासरण कहलाता है। चलिए हम क्रियाकलाप से यहाँ से पढ़कर दिखाते हैं आपको। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस मिश्रित होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। तो इसमें बताया गया है कि ठोस और द्रव का विसरण संभव, माने द्रव और ठोस, द्रव में ठोस और द्रव का विसरण संभव है। ठोस और द्रव दोनों का जो विसरण जो है द्रव में संभव है, और इसमें आपका गैस का भी विसरण संभव है। मैंने कहने का मतलब है कि द्रव में ठोस भी चले आएंगे और द्रव में द्रव भी मिल जाएंगे, ठीक है, और द्रव में गैस भी मिल जाएंगे। तो गैस में मिलेंगे तो उसमें बताया गया आपको एग्जाम्पल में कि जो जलीय जीव होते हैं उसमें आपको क्या मतलब जो जलीय जीव होते हैं उसमें उनके लिए जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जल में घुले हुए होते हैं और वो इन्हीं का प्रयोग करते हैं। फिर आता है कि इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। फिर आता है ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। तो बिल्कुल ही होगी, ठोस तो सतत है भाई, उसमें उसके बीच तो कम स्थान है, और द्रव में उससे भी कम है। तो ऐसे ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक दर पर होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी होती है, जो हमने अभी बताया कि ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान, मैंने उसमें जो स्थान होती है वह ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आता है गैसीय अवस्था, फिर गैसीय अवस्था में देखिए, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो कि गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे को हवा भरता है। उसे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उसे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो आपके ध्यान के लिए मैं बता दूं कि सिलेंडर में हीलियम और सिलेंडर में जो हीलियम गैस होती है, याद रखेंगे, सिलेंडर में जो हीलियम जो गुब्बारे में भरा जाता है वो हीलियम गैस होती है। चलिए नीचे देखते हैं इसको। हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। बिल्कुल, ठोस संपीड्यता का मतलब उसको दबाने का जो गुण है, उसको दबाइएगा, वो वाला जो गुण है वो आपको ठोस और द्रव की तुलना में काफ़ी आपको गैस में देखने को मिलेगा। और यही जो संपीड्यता यानी कि दबाने, कंप्रेशन होने की जो उसकी गुण है, जिसके कारण हमको बहुत बड़े आयतन गैस को हम एक छोटे से आयतन वाले
सिलेंडर में संपीड़ित यानी उसको भर पाते हैं। अपना एलपीजी का उदाहरण लीजिए, आजकल आपको वाहनों में सीएनजी का प्रयोग हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल लीजिए। और देखिए, संपीड़न अधिक होने के कारण जो है गैस अत्यधिक आतंक को कम आतंक वाले सिलेंडर में भी संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे कि हमने पीछे बताया। और इसमें क्या होता है कि उसको कम आयतन वाले सिलेंडर में आ जाता है, जिससे उसको क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, मतलब आसान पड़ जाता है। फिर कहा है कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम तक पहुंचती है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाती है और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाती है। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है। इनकी तुलना ठोस द्रव के मिश्रण से करें तो कणों के तेज गति और अत्यधिक रिसाव होने के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि खाना हम लोग पकाते रहते हैं, खाना जब घर में पकता है तो क्या होता है कि उसमें से जो खुशबू होती है, हम रसोई में न भी जाते हैं फिर भी हमारी नाकों तक पहुंच जाती है और हम यह महसूस करते हैं, आहा कितना अच्छा खाना बना है। इस तरह के सोचते हैं कि नहीं? इस तरह के मतलब हमें अनुभूति होती है। तो वह इसलिए होता है कि गैस में जो रिक्त स्थान है, जो गैस में खाली स्थान है, वह ठोस और द्रव्य की तुलना में अधिक होता है। तो इसलिए, और गैस का विसरण गैस में बहुत तीव्रता से होती है, तो इस कारण हम जल्दी इसको कर पाते हैं। फिर चलिए आगे हम देखेंगे क्या हो गया। फिर है गैसीय अवस्था में कणों की गति जो अनियमित होती है। ऑब्वियसली है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। आप वायु के ले लीजिए, उसकी गति कोई एक निश्चित दिशा में थोड़ी होती है, मतलब कभी उत्तर से बहेगा, कभी पश्चिम से, कभी किसी तरह से होता है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन के दीवार से टकराते हैं। अच्छा, फिर यहाँ बताया गया ये कण जो है आपस इसी अनियमितता के कारण वे आपस में टकराते हैं। और फिर यहाँ पर हमें बताया गया है कि दबाव क्या होता है। तो आप इतना याद रखिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। माने प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं, याद रखेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि दबाव बराबर क्या हो जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहेंगे। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको दबाव का एसआई मात्रक हो जाएगा, और ये इसका पास्कल भी एक मात्रक होता है। चलिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। हम प्रश्नों से जानते हैं कि जल पदार्थों की 3 अवस्था में रह सकती हैं। तो जैसे देखिए, ठोस जैसे कि बर्फ हो गया, द्रव जैसे कि जल हो गया, गैस जैसे कि जलवाष्प हो गया। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए, इसमें बताया गया है। फिर देखिए, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है, और इस कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र होकर गति करने लगती है, और एक ऐसी अवस्था में आती है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बनता है वह उसका क्या कहता है, गलनांक कहता है। छोड़िए इतना चीज़, ऐसे समझिए आप। जैसे ही ठोस के तापमान में वृद्धि कीजिएगा तो उसके कण अपने आप में क्या होगा, गतिज हमने पीछे पढ़ा है कि जैसे ही तापमान में वृद्धि करते हैं तो पदार्थ के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, अपने आकर्षण बल को वो तोड़ेगा, और एक ऐसी अवस्था में आ जाएगा कि ठोस से पिघल कर क्या हो जाएगा, ठोस से द्रव अवस्था में वो आ जाएगा।
तो अब यहाँ बताया गया है, ऐसे ये समझिए कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाती है वह उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। समझ गए होंगे? ठीक है, फिर आगे बढ़िए। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच सामर्थ्य को बताता है। मान लीजिए कि जैसे ऐसे ले लीजिए आप, एक चीनी ले लीजिए और फिर नमक ले लीजिए। तो चीनी को गर्म कीजिएगा तो पिघल जाएगा, नमक को गर्म कीजिएगा तो झुलस जाएगा। इससे हमें यह प्रमाणित होता है या यह हमें आभास होता है कि भैया जो नमक के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है और चीनी के बीच आकर्षण बल उतना, माने नमक की अपेक्षा नहीं है, उतना नहीं है। फिर कहता है कि बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.16 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। तो जानवे करती है। अब ठोस मान लीजिए कि चीनी है, गल के जो रस में बदलता है, तो रस में बदलता है तो क्या हो गया? वो गला तब ना हो गया। फिर यहाँ देखिए, किसी ठोस को गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाता है? आप सिंपल इतना याद रखिए कि कोई भी ठोस जब वो गलेगा, गलने की प्रक्रिया में उसका तापमान हर समय समान रहता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जैसे कि बर्फ़ का एक टुकड़ा है, उसको रख देते हैं पानी में तो वह तैरता है और जब तैरते रहता है और उसके बाद वह गल जाता है तो पानी का स्तर बढ़ेगा कमेगा, ये इस तरह के है। और शायद यहाँ से रिलेट नहीं हो रहा है वह, तो उसमें समझ लीजिए। लेकिन जैसे पानी का स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, अपरिवर्तित ही रहता है। अब जैसे कि यहाँ बताया गया है, जैसे कि ठोस जो है, जैसे हम उष्मा उसको देंगे। मान लीजिए कि एक बर्फ़ ले लीजिए, एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें बर्फ़ रख दीजिए नीचे से, मतलब आग उसको गर्म कीजिएगा तो उसका तापमान उतना ही रहेगा जब तक कि बर्फ़ पिघल नहीं जाता। अब आपको ये मन में ये आएगा कि भैया बर्फ़ पिघलने के लिए हमने ऊष्मा दिया तो वो बर्फ़ पिघल गया, उसका तापमान उतना ही रहा, तो ये ऊष्मा जो दी वो गया कहाँ? तो देखिए ये ऊष्मा जो है बर्फ़ को पिघलाने में जो लगी उसमें वह चला जाता है, यह ऊष्मा चली जाती है। हालांकि ये जो है ऐसा मतलब कहा जाता है, ऐसा मतलब बताया गया है कि वो हो जाती है। फिर यहाँ पर प्रसुप्त ऊष्मा की बात कही गई है। प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है वो समझिए कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसका क्या कहलाता है? प्रसुप्त, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी या उस संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऐसे समझिए। देखिए, एक वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है वह उसका क्या कहलाता है? प्रसुप्त ऊष्मा कहलाता है। समझ गए होंगे? अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। अब आपको दिमाग ठनकेगा, आप सोचिएगा कि ये कैसे हो गया? दोनों पर तो मतलब समान ही होना चाहिए। लेकिन देखिए, बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो हमने ऊष्मा, जो मैंने बर्नर चलाया या जो ऊष्मा हमने दिया तो उसमें समाहित हो गई ना। जो बर्फ़ को गलाएं तो पानी बना, तो उसमें समाहित हो गई ना ऊर्जा। तो इसी को ना गुप्त ऊष्मा कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपको गुप्त ऊष्मा हो जाएगा और बर्फ़ की तुलना में इसकी जो ऊष्मा होगा, कण के ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। बर्फ़ की तुलना में जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में और जो पानी है उसमें जो ऊष्मा होगी वो दोनों अलग अलग होंगे, यानी पानी वाला का ज़्यादा होगा, बर्फ़ वाला का कम होगा। फिर पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचने पर उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे स्वतंत्र होकर पारस्परिक आकर्षण बल को तोड़ लेते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं, और इसी तापमान द्रव जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अब वहाँ तो हमने ठोस देखा, अब यहाँ पर द्रव की बात कर रहा है, और द्रव की गुप्त ऊष्मा द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है वायुमंडल। अब फिर यहाँ पर परिभाषा दिया गया है क्वथनांक का।
एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे भाप में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान जो होता है 373 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन जानते हैं। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? अरे ऊपर जैसे हमने किया ना कि एक वायुमंडलीय दाब पर, वहाँ ठोस था तो यहाँ लगेंगे द्रव। एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव को भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है वह उसका प्रसुप्त ऊष्मा कहलाता है, प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप अर्थात भाप के कण में उतने तापमान पर उतनी कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा कि बर्फ़ और जो पानी जो गला और पानी में, तो बर्फ़ की तुलना में पानी में अधिक ऊर्जा होती है। इसी प्रकार इसमें भी जो पानी की तुलना में भाप में अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है हमने इसका कारण पीछे बताया है। क्योंकि भाप के कणों के वाष्पीकरण की यहाँ भी दिया गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित की है। जो बर्नर से जला रहे हैं ना, उसके जो अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण कर रही है वह उसका कहलाता है। फिर यहाँ पर देखिए ठोस से ऊष्मा देंगे तो द्रव अवस्था में, फिर ऊष्मा देंगे तो गैस अवस्था में, शीतल करेंगे तो द्रव अवस्था में, फिर शीतल करेंगे तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से गैस और गैस से ठोस में बदल जाते हैं। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी का बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आप 2018 को क्वेश्चन उठाइएगा तो उनमें लगातार ये क्वेश्चन मतलब अधिकतर बार पूछा गया है। ये 4 है। जैसे मान लीजिए एक कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, नेफ्थालिन हो गया, ये सब हो गया क्या बोले कपूर, नेफ्थालिन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासिन। ये 4 है जो आपको ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो अभी हमने बताया कि जैसे देखिए जो पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस और फिर गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा? मतलब ये जो विधि हुई यह आपको ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है। फिर आता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ठीक है, एक सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए आगे देखेंगे हम। दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से द्रव गैस अवस्था में बदल जाती है। माने क्या आपको क्या दाब माने प्रेशर को बढ़ाइए और टेम्परेचर को कम कीजिए। टेम्परेचर को कम कीजिएगा तो ऑब्वियसली है गैस जो है ठोस अवस्था में बदल जाएगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का माप 1 atm एटमॉस्फेयर होता है। 1 atm फिर यहाँ 1 atm होता है। अच्छा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में नहीं आता है, वो जो सीधे गैस अवस्था में चला जाता है। मतलब उसको जैसे ही आप ठोस से गैस फिर वो ठोस में ही आता है। और इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ कुछ डायग्राम बताए गए हैं तीनों अवस्था के लिए। आप थोड़ा देखेंगे इसको। देखिए अब ठोस है, ठोस को संलग्न गलाइएगा तो द्रव अवस्था में बनेगा। फिर इसको वाष्पीकरण, देखिए द्रव से गैस में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण। ठीक है, फिर यहाँ देखिए
ठोस से सीधे गैस में बदला ऊर्ध्वपातन, और फिर गैस से फिर ठोस में बदला वह ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, गैस को अगर संघनन करेंगे तो द्रव बनेगा, फिर द्रव को जमाइएगा तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप ऐसे याद करिए, इतना जो पीछे पढ़े हैं उसको याद नहीं रखिए, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ऐसे समझिए कि ठोस से गैस में बदला तो ऊर्ध्वपातन, इस तरह से द्रव से गैस में बदला तो वाष्पीकरण। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, बहुत बार पूछा भी है। आप इसके प्रामाणिकता के लिए आप क्वेश्चन बैंक उठा सकते हैं। आप बीपीएससी प्री में भी यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको नहीं होगा तो 67वीं में आप देख सकते हैं, 67वीं में देख लीजिएगा आप, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए वाष्पीकरण, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या हमने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिनमें बिना क्वथनांक पर पहुंचते हुए क्या कोई द्रव भाप अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर क्या यह धीरे धीरे भाप में परिवर्तित हो जाता है? जैसे कपड़ा पसारते हैं। वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण आगे हम आपको बताते हैं इसमें, कि जैसे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अब यहाँ देखिए, एक मिनट, कह रहा है कि गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और वे कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, हम जानते हैं। द्रवों में पदार्थ पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है, द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इसे क्वथनांक से कम तापमान पर और खो जाते हैं, इसलिए क्वथनांक से कम तापमान द्रव के भाप में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब आप ऐसे समझिए वाष्पीकरण आखिर कहते किसको हैं। देखिए, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को भाप में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब इसके बारे में बताएंगे प्रभावित करने वाले कारक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ बताए गए हैं। देखिए, अब सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, अब देखिए जैसे कि हम कपड़ा पसारते हैं तो क्या करते हैं, कपड़ा को एक जगह रखते तो नहीं है, हम उसको फैला देते हैं। तो माने सतह जैसे ही आप बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण की गति जो होगी वह तेज हो जाएगी, याद रखेंगे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि सतह फैलाएंगे तो वाष्पीकरण की गति तेज हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए, तापमान में वृद्धि, ऑब्वियसली तापमान में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण गति जो में अधिक उड़ जाएगा तो वाष्पीकरण की गति तेज हो जाएगी। आर्द्रता में कभी, देखिए आर्द्रता में अगर देखिए आर्द्रता कहते किसको हैं, ठीक है? वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो आपको वाष्पीकरण की दर जो होगा कम होगा, आर्द्रता कम होगा वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगा। आप ऐसे एग्जाम्पल लेना लीजिए, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि ठंडा के दिन में कपड़ा सुखाने में कितना समय लगता है और गर्मी में बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे समझिए वायु की गति, आपने ये ध्यान दिया होगा जब आपने कपड़ा पसारा होगा या सुखाने के लिए रखा होगा तो आपको क्या होता है कि उसमें वायु अगर तेज चल रही है तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। या ऐसा इसलिए हो रहा है कि वायु के संपर्क में आने पर वो जो कण है, द्रव के कण है, वह उड़ जाते हैं, वहाँ पर से हट जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतल कैसे प्राप्त होता है? देखिए, आपने एसीटोन जो नाखून पॉलिश को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आप उसको तरफ पर रखिएगा तो वह क्या होता है कि जल्द ही हट जाता है ऊपर से, मतलब उड़ जाती है। तो क्या होता है कि वो जो एसीटोन है आपके हथेली पर, वो आसपास से ऊर्जा लेकर वह ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह पर दूसरी वायु आती है जो आपको हाथ में शीतलता महसूस कराती है। बस यही आपको है वाष्पीकरण की शीतलता कैसे प्रतीत होती है। तो ऐसे समझ में आ गया होगा कि जैसे कि एसीटोन ले लीजिए, एसीटोन है वो आसपास के जो उष्मा है को अपने में अवशोषित करती है और वह अपने में अवशोषित करके वह उड़ जाती है और फिर वहाँ जो खाली स्थान बचा वहाँ बहुत सारे हवा आ जाती, वहाँ स्थान भरने के लिए आसपास की हवाएं आ जाती है तो वह आपको शीतलता महसूस कराती है। फिर है कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए?
देखिए, गर्मियों में सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े में क्या होता है कि आपका पसीना सोखने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। और जब वो पसीना सोखेगा उसको भाप में जल्द ही रिलीज़ कर जाएगा, भाप में जल्द ही बदल के वायुमंडल में छोड़ देगा, जिससे आपको शरीर में थोड़ा अच्छा महसूस होगा, मतलब अच्छा लगेगा आपको। अगर आप जैसे कि आप ऐसे समझ लें, आर्द्रता वाले दिन में आपको बड़ा चिड़चिड़ा सा महसूस होने लगता है, लेकिन गर्मी में है अगर सूती कपड़ा पहने हुए है तो आपको आरामदायक लगता है। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर आपको बता दें, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आने लगती है, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गिलास लिया, उसमें बर्फ़ का कुछ टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, और हवा में भी आर्द्रता होती है, हवा में आर्द्रता तो कुछ ना कुछ होती है, और जब वो गिलास के संपर्क में हवा का जो गिलास का संपर्क वायुमंडल का जो हवा आया संपर्क में आता है तो वह तुरंत ही संघनन हो जाता है और वह पानी के छोटे छोटे बूंद के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। यहाँ आप आपको समझ गए होंगे कि हमें गिलास में क्यों मतलब ऐसा दिखाई देता है। तो ये आर्द्रता होता है, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वही संपर्क में वो गिलास के संपर्क में आने से ठंडा हो जाता है और हमें बूंद के रूप में दिखाई देने लगती है। एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लीजिए कि ध्यान में रखिएगा, जैसे कि बर्फ़ एक गिलास लीजिए भरा हुआ है पानी से, ठीक है, उसमें हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया, तो बर्फ़ क्या होता है कि जब तक पिघलेगा तो क्वेश्चन ऐसा पिघलेगा, उसमें बर्फ़ रखिएगा तो पिघलेगा, पिघलने के बाद वो पूरा पिघल के खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि क्या बर्फ़ पिघलेगी तो गिलास का पानी में बढ़ोतरी होगा, कमी होगा या अपरिवर्तित होगा, या फिर पूछेगा इनमें से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपरिवर्तित होगा, ना उसमें बढ़ेगा ना घटेगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और ये जो बर्फीले वाला बताएं ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। रेलवे में तो पूछा ही गया है, आपको बीपीएससी में जो 30 नंबर को होता है, 30 नंबर का जो साइंस आता है उसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। अच्छा, पदार्थ की अवस्था है, आधुनिक वैज्ञानिक इसको 5 भाग में बांटा है। जो ठोस द्रव गैस तो था ही पहले से, इसको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में बांटा गया है। प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा क्या होता है कि इस अवस्था में जो कण है ना अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होता है। ये कण उत्तेजित होता है, ये जो कण होता है आयनीकृत के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है उसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा ही होता है, जिसके कारण उसमें आपको चमक दिखाई देती है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होता है। अच्छा देखिए, ये सब चमक क्यों होती है, जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई नियॉन गैस है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में नियॉन गैस भरा हुआ है, जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो उसमें एक विशेष प्रकार आयनीकृत होता है और एक विशेष प्रकार की चमक आपको देखने को मिलती है। और आप सूर्य तारे जो चमक रहे हैं, सूर्य तारे भी चमक रहे हैं, इसी प्लाज्मा के कारण होता है, इसी प्लाज्मा के कारण होता है। देखिए वो प्लाज्मा के लिए उच्च ताप का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर यहाँ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करेगा कि बोस, देखिए पढ़ लेते हैं। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, और उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक कार्नेल, उल्फ गैंग केटरले और कार्ल ई बेमैन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इतना खास नहीं है, या मन करे तो रखिएगा, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिएगा। किया गया है। देखिए अब ये जो घनत्व बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये कैसे प्राप्त होता है, कह रहा है कि सामान्य वायु घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हमें प्राप्त होता है। चलिए अब उसके बाद आपको यहाँ एक्सरसाइज दिया गया है। अब अगर इतना हम कवर कर लेते हैं तो आपको अधिकतर एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। खास करके आपको हम बता दें कि रेलवे के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि रेलवे का जो अभी मतलब जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है ना, वो पूरा मतलब कंसेप्चुअल है, अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। चलिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।